राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होते हैं और चाहते हैं कि हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, तो जाने अनजाने हम काफ़ी सारी ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और टाइम पे हमें गवर्नमेंट जॉब नहीं मिल पाती। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि हम यहाँ वहाँ भटक रहे होते हैं एक सही सोर्स की तलाश में। मतलब इतने सारे डिस्ट्रक्शन है पढ़ाई के मार्ग में ही कि आप बस ढूंढते रह जाते हो कि पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना और कैसे पढ़ना है। हर इंसान आपको अलग अलग सलाह देगा और अलग अलग सलाह लेने के चक्कर में जो कुछ भी आपको आता है ना, आप उसे भी भूल ही जाते हो। तो इस भटकाव के चक्कर में चलते हमें जो जॉब मिलनी चाहिए वो जॉब हमें मिल नहीं पाती। इनफैक्ट कोई भी जॉब नहीं मिल पाती। किसी भी एग्ज़ाम क्रैक करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि आप एक सोर्स को पकड़ ले और उस पर टिके रहे, चाहे दुनिया भर का कोई भटकाव आ जाए, चाहे दुनिया भर के कोई डिस्ट्रक्शन आ जाए, लेकिन आप टस से मस नहीं होंगे। एक बेटर सोर्स को चूज करिए और उस सोर्स पर ही टिके रहिए। एग्ज़ाम को फोकस ना करके सिलेबस को फोकस कीजिए और फिर देखिए धीरे धीरे आपके एग्ज़ाम भी क्लियर होना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं भी यही गलती करती थी कि मैं रैंडमली पढ़ती थी, कभी भी मैंने एक साथ एक डायरेक्शन में नहीं पढ़ा, जिसके चलते मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स हुई। और अभी मुझे पता है कि मुझे क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कितना पढ़ना है। और मैं अब चीज़ों को क्लियर करते हुए चल रही हूँ, साथ में रिवीजन पर भी फोकस कर रही हूँ। हाँ जी। तो आप लोगों के काफी डाउट्स आ रहे थे कि दीदी मैथ्स और रीजनिंग के लिए बताइए कि मैथ्स और रीजनिंग के लिए आपने हरियाणा ग्रुप डी में कहाँ से तैयारी करी थी। और अब जब सीईटी होने वाला है, मतलब संभावित डेट सब बता रहे हैं कि अप्रैल में सीईटी होगा, ऐसे में एक लिमिटेड टाइम है और ऐसे में मैथ्स और रीजनिंग की तैयारी कहाँ से करें। तो देखो, अब मैं आपसे अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। जब मैंने हरियाणा ग्रुप डी का एग्जाम दिया था तो मैं पहले ही बता चुकी थी कि मैं प्रॉपर इस एग्जाम के लिए तैयारी नहीं कर रही थी। मेरा था एस्टेट का एग्जाम, जिसके लिए मैंने बैच लिया हुआ था स्टडी मंत्रा से, और उसी बैच से मेरा एस्टेट टीजीटी मैथ्स क्लियर हो गया था। साथ में मेरा हरियाणा सीईटी क्लियर हो गया था ग्रुप सी के लिए, और 4 गुना वाली लिस्ट में मेरा नंबर नहीं आया था, यानी मैं उसी बैच से रेगुलर अपना पढ़ रही थी। और इसी दौरान आया था ग्रुप डी का एग्जाम और मैंने वही दिया था जिसमें मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो मैंने कोई पर्टिकुलर ग्रुप डी के लिए तैयारी नहीं करी थी। लास्ट वीडियो में मैं अपनी बुक लिस्ट शेयर कर चुकी हूँ कि बैच के अलावा मैंने किन किन बुक से पढ़ा था, क्योंकि बैच में सर आपको एक्सप्लेन करके बता देते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, लेकिन जब आप खुद से बुक से गो थ्रू नहीं होगे ना, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि किस टॉपिक में क्या है और चीजें आपके दिमाग में नहीं टिकेंगी। यानी अगर आपने सिर्फ एक बार वीडियो देख ली तो आपके पल्ले कुछ नहीं पढ़ने का, आपको मल्टीपल टाइम रिवाइज करना पड़ेगा चीजों को। रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस, तो रिवीजन तो आपको करना ही पड़ेगा। अब बात करते हैं मैथ्स और रीजनिंग की। रीजनिंग तो फिर भी जनरल अंडरस्टैंडिंग से हो जाती है, लेकिन ये जो कॉम्पिटेटिव लेवल का मैथ्स आता है ना, इसमें आपको मेहनत करने की जरूरत होती है। अब काफी कमेंट्स मेरे पास ये आते हैं कि दीदी मैथ्स के लिए प्रॉपर आप बुक बता दीजिए। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और बिल्कुल आपकी जीरो तैयारी है तो आप किसी भी बुक में इन्वेस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि बुक का जो लैंग्वेज होती है ना वो काफी टफ होती है, और जब हम स्टार्टिंग में उस लैंग्वेज को पढ़ेंगे तो हमें लगेगा कि मैथ्स हमें बिल्कुल नहीं आता। और जब स्टार्टिंग में ही यही कंसेप्ट बन जाएगा कि मैथ्स हमारे बस की नहीं है, तो चाहे कितने भी एफर्ट्स लगा लेना, मैथ्स आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए आप अगर बिल्कुल जीरो से स्टार्टिंग कर रहे हो, बिल्कुल आपका बेसिक क्लियर नहीं है, तो प्लीज कोई भी बुक ना खरीदें। किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़िए आप, या तो कोई बैच परचेज कर लीजिए, वरना यूट्यूब पर भी फ्री में काफी कंटेंट अवेलेबल है। आप यूट्यूब से देखिए, टॉपिक वाइज जो सर ने ख्याल रखा उन सर को फॉलो कीजिए। पहले एक टॉपिक पकड़िए और उस टॉपिक के जो सर बता रहे हैं उस तरीके से अपने नोट्स प्रिपेयर कीजिए, ठीक है। और फिर आप देखिए धीरे धीरे एक टॉपिक पे कम से कम 2 या 3 दिन इन्वेस्ट कीजिए, और जब आपका पूरा मैथ्स एक बार ही हो जाए उसके बाद आप बुक में इन्वेस्ट कीजिएगा, क्योंकि तब आपको पता होगा कि आपका सामना किससे होने वाला है। RS अग्रवाल की मैथ की बुक बेस्ट चल रही है मार्केट में, तो आप वहां से अपनी स्टार्टिंग कर सकते हो, और उसके अलावा आप कुछ और भी कर सकते हो। बात करूं मैंने कैसे तैयारी करी थी, तो जब मैं ये तैयारी कर रही थी उस टाइम मेरी बेटी काफी छोटी थी। जब ग्रुप डी का एग्जाम मैंने दिया था तो मेरी बेटी मात्र 9 महीने की थी, तो मैंने कोई मैथ्स या रीजनिंग के नोट्स नहीं बनाए थे।
मैथ्स रीजनिंग तो क्या, इनफैक्ट मैंने किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स नहीं बनाए थे। मैं खाली बैच पर सर की क्लासेस देखा करती थी सारे सब्जेक्ट्स की, साथ में मैं पीवाईक्यू करती थी और प्रैक्टिस सेट करती थी। पीवाईक्यू से मुझे ये आइडिया आ जाता था कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और प्रैक्टिस सेट से मुझे ये पता चल जाता था कि मेरी तैयारी किस लेवल की है। तो मैंने उस टाइम पर कोई नोट्स नहीं बनाए थे। और अब मेरे पास जॉब भी है, मेरी बेटी भी थोड़ी बड़ी हो गई है, अभी मैंने उसका सेकंड बर्थडे सेलिब्रेट करा है, तो अब मैं सोच रही हूँ प्रॉपर नोट्स बनाने की तैयारी करने की। लेकिन नोट्स भी मैं सिर्फ अब की बार मैथ्स के ही बना पाऊंगी या करंट अफेयर्स के। कि मैंने नोट्स ऑर्डर करे थे डीएसएल क्लासेस जींद के, वो नोट्स मुझे काफी अच्छे लगे, तो मैं उन नोट्स से भी पढ़ूंगी। साथ साथ मैं अपने नोट्स बनाती हुई चलूंगी मैथ्स के, और उन्हीं नोट्स से मैं रिवाइज करके पीवाईक्यूज करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि एक पर्टिकुलर टॉपिक के मैं 100 क्वेश्चन हर बार लगा पाऊँ। इससे बेटर ये है कि जो मैं जितना पढ़ रही हूँ उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज करूँ, ताकि बेशक मैं 100% ना पढ़ूँ, 80% ही पढ़ूँ, लेकिन मेरे दिमाग में चीजें फिक्स रहे। क्योंकि हर एग्जाम का एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है उनको क्वेश्चन पुटअप करने का। गधा बनने से अच्छा घोड़ा बना जाए। आप सब कुछ अपने साथ अपने दिमाग में लेकर नहीं चल सकते। एक एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, और अब के बार एग्जाम में ना डीप क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो सिर्फ वही घिसे पिटे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने से या फिर जो परसों से पढ़ते आ रहे हैं वही पढ़ लेने से कुछ नहीं होगा। आप इंडिया जीके को थोड़ा सा साइड में रख के जो बाकी सब्जेक्ट्स बच गए, जैसे साइंस, इंग्लिश, हिंदी, रीजनिंग, इन पर फोकस कीजिए। ये नंबर आपको पूरे पूरे दिलवाएंगे सब्जेक्ट्स, और जो इंडिया जीके है ना वो आपको ले डूबेगी, क्योंकि इंडिया जीके की कोई लिमिट नहीं है। बेशक आप कितना ही पढ़ लेना, एक दो क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जो आपको उलझा के रख देंगे। तो इससे बेटर ये है कि जो सब्जेक्ट्स हम इग्नोर करते आए ना उन पर अपनी अच्छी से पकड़ बनाई जाए, बाकी पेपर आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। और बात करूं मैं कट ऑफ की, तो ये कट ऑफ वाला क्वेश्चन मेरे को काफी वियर्ड लगा, क्योंकि बिना किसी भी एग्जाम को दिए आप कैसे पूछ सकते कि क्या कट ऑफ रहती है किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी की। क्योंकि कट ऑफ जो होते हैं ना वो काफी सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है कि क्वेश्चन पेपर कैसा आया था, कितनी शिफ्ट में एग्जाम हुआ था, नॉर्मलाइजेशन हो भी रहा है या नहीं, और आंसर की आने के बाद ऑथेंटिक सोर्स से प्रूफ होने के बाद एक प्रॉपर कट ऑफ आती है। वैसे अगर आप ऐसी कैटेगरी के बारे में पूछ कर चल रहे हो, तो नॉर्मल जो एग्जाम्स होते हैं उसमें अगर आप 65 प्लस सिक्योर कर रहे हो तो आप खुद को सेफ मान सकते हो। लेकिन इस बारी ग्रुप डी के एग्जाम में जिसके 65 प्लस थे ऐसी कैटेगरी में, वो भी वेटिंग में बैठा है कि मेरा भी कहीं नंबर आ जाए। यानी अब की बार जो ग्रुप डी की कट ऑफ थी उसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। तो बिना पेपर देखे, बिना कंपटीशन देखे मैं आपको एक कट ऑफ का आइडिया नहीं दे सकती, लेकिन आप अपनी तैयारी इस प्रकार बनाकर चलिए कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितनी भी कट ऑफ चली जाए, मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। मैक्सिमम टू मैक्सिमम सिक्योर करने की कोशिश कीजिए। जब आप 80 प्लस का टारगेट लेके चलोगे तब एग्जाम में आप 60 प्लस सिक्योर कर पाओगे। तो इससे बेटर ये है कि आप अपनी तैयारी पर फोकस कीजिए, कट ऑफ को थोड़े दिन साइड में ही रख दीजिए। हाँ, जब एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा ना तब एग्जाम ये पता चल जाएगा कि इस लेवल का एग्जाम आ रहा है, उसके बाद कट ऑफ का आइडिया लगाया जा सकता है, लेकिन उससे पहले कोई आइडिया नहीं लगाया जा सकता। वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।